गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? देखिए बच्चों, हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अपना पिछला 3rd चैप्टर हमने देव पढ़ा। अब 4th चैप्टर है अपना, जयशंकर प्रसाद जी का है आत्मकथ्य। तो देखिए, इस पाठ को देखिए आप। थोड़ा कवि परिचय हम देखते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा पाठ के बारे में समझ के फिर इस कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो हमारी आत्मकथ्य जो कविता है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, 8वीं से आगे वो पढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बाद में क्या किया, घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। अब उनकी प्रमुख काव्य कृतियां देखते हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उनके अन्य उपन्यास हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखी, जैसे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखो, आत्मकथ्य में मतलब उनको प्रसाद जी के मित्रों ने उनको आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। उनकी आत्मकथा लिखने के लिए उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया, इससे वे सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता आत्मकथ्य। ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का इसमें प्रयोग किया है और इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो देखो, इस कविता में क्या है कि इनके मतलब प्रसाद जी के कई मित्रों ने उनको आग्रह किया था कि वो अपने बारे में लिखें, अपनी कविता में अपने बारे में लिखें, आत्मकथा लिखें। तो इस असहमति को यहाँ पे प्रकट किया गया है कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता या मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। आया समझ में? तो देखिए, हम पढ़ते हैं आत्मकथ्य। तो देखो बेटा, फर्स्ट लाइन देखिए अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो देखिए, इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है।
कवि कहते हैं मधुप का अर्थ है यहाँ पर, मधुप यानी भौरा होता है ना। लेकिन कवि ने यहाँ पर क्या बताया है कि व्यक्ति का जो मन रूपी भौरा, मतलब है मधुप मीन्स मन रूपी भौरा। तो देखो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। और फिर मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि क्या कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं कि इस प्रकार जो अंतहीन नीला आकाश है, कि अनंत नीलिमा, अंतहीन जो नीला आकाश है उसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बनता और बिगड़ता है। कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास की, असंख्य जीवन का जीवन मतलब जीवन का इतिहास क्या होता है, मतलब अनगिनत जीवन का इतिहास बनता और बिगड़ता है। तो इस माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि संसार में हर कुछ चंचल है, हर कुछ चंचल है। तो ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाने में लगते हैं। कि यहाँ लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। व्यंग्य मलिन यानी कि बहुत भद्दा, उपहास यानी मजाक, बहुत भद्दा मजाक बनाते हैं एक दूसरे का। यहाँ पर हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है, कहने का तात्पर्य ये है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बात, और अपनी कमी कोई नहीं कहता ये जानते हुए भी किसको संबोधित करके कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों को कह रहे हैं जो उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे थे। कि फिर भी यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमी निकालते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मैं उनका उपहास का कारण बन जाऊंगा। तो अपनी कमी कोई यहाँ पे देखता नहीं है, ये जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि तुम सुनकर सुख पाओगे, कि तुम मेरी कहानी सुनकर सुख तो पाओगे, देखोगे गागर रीति, लेकिन मेरे जीवन का, मेरा जो जीवन है सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। तो वैसे तो मैं बाहर से तुम्हें प्रसन्न दिखता हूँ, लेकिन मेरा जो जीवन है वो सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। आया समझ में। अब देखो अगली लाइन देखो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। अब कवि क्या कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा नहीं हो, कि कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि तुम ही कभी कारण बन जाओ मेरे दुख का, मेरे दुख का कारण कभी तुम ही बन जाओ। अपने को समझो, कि खुद को समझो कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। दूसरे की जो आत्मकथा है, दूसरे के बारे में जानने की जिज्ञासा मत रखो, अपने को समझो। मेरा रस ले अपने भरने वाले, कि दूसरों का रस, दूसरों की जीवनी में आनंद मत लो, रस आनंद, कि दूसरों के मेरा रस ले, कि दूसरों की जो जीवन है उसमें आनंद न लेकर अपनों को समझो, अपनी भरने वाले। तो कवि क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि जो मेरा जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है, कभी कारण तुम ना बन जाओ, है ना। और कवि कहते हैं कि उनका जीवन सौपन के समान एक छलावा रहा है, सौपन के समान एक छलावा रहा है।
कुछ वो पाना चाहते हैं, वह सब उनके पास आकर भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो देखो, यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब इसमें कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन की विडंबना है कि वे अपनी इन कमजोरियों को बखान करके जग हंसाई नहीं कर सकते। कि यह विडंबना, कि मेरी यह विडंबना है, अरि सरलते, कि मेरा जो सरल रूप है, मेरा जो साधारण रूप है, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मैं उसकी हंसी नहीं उड़ा सकता। कि अपनी कमजोरियों का, वे अपनी इन कमजोरियों का बखान करके जग हंसाई नहीं करा सकते हैं। भूल अपनी या परवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, कि ये मेरी भूल ही होगी, कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है, मेरे साथ जो छल हुआ है, मैं दूसरों के सामने प्रकट करूं। ये मेरी भूल है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। तो आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मैं अपनी जो उज्जवल गाथा है, अपनी उज्जवल जीवन गाथा है, कैसे सुना सकता हूँ मधुर चांदनी रातों की। तो देखिए, कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह सौपन की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं क्या हो गई हैं, महज मिथ्या बनकर रह गई। तब कवि कह रहे हैं कि जो मेरी उज्जवल गाथा वो कैसे सुनाऊं, मधुर चांदनी रातों की, उस मधुर चांदनी रातों की जो बातें हैं वो कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मतलब कवि का आशय है कि कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह सौपन की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वे सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि अब मैं अपनी मधुर चांदनी रातों की जो वो उज्जवल कहानी है वो कैसे तुम लोगों को सुनाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब मैं खिलखिलाकर हंसता था और मेरे प्रेयसी के बीच में जो बातें होती थी, उन बातों को मैं आपके सामने कैसे प्रकट कर सकता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो एक बार मेरे जीवन में प्रेम आया था, उस प्रेम का सुख मुझे मिल नहीं पाया, वह सौपन की भांति टूट गया। वह सौपन की भांति टूट गया और मेरी जो सारी आकांक्षाएं थी वो महज मिथ्या बनकर रह गई। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अब कवि क्या कहते हैं कि जो मेरे पास आते आते, मेरे आलिंगन में आते आते वह सुख मेरे से बहुत दूर चला गया, मुस्कुराकर वो भाग गया। कवि कहते हैं, यदि तुम मेरे अनुभव के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। अब देखो कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए थे, जिनके सहारे वो अब वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिल सका। तो देखो, अब यहाँ पर कवि अपनी प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की, अरुण कपोल लाल गाल की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। देखो, कवि क्या कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, यानी कि इतने लाल गाल थे उनकी प्रेयसी के, जो सुबह सुबह का सवेरा होता है, भोर होती है, वो भी अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों से ही प्राप्त करती थी। परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि
अब उनका सहारा बनकर रह गई। क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले क्या हो गए, उनसे दूर चले गए। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थक पथिक का पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो देखो सीवन यानी सिलाई होता है और कंथा यानी गुदड़ी होता है, कि क्या तुम मेरे जो मन रूपी गुदड़ी की जो सिलाई है वो उधेड़ के देखोगे क्या कि मेरे मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या भरा है। अब छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मेरा तो छोटा सा जीवन था, उसकी कथाएं कैसे बड़ी बना बना के तुम्हें मैं सुनाऊं। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि कहते हैं कि मैं दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में अपनी भलाई समझता हूँ। खुद चुप रहूं, अपनी कथा मैं सुनाना नहीं चाहता, और दूसरों की जो कथा है वो सुनने और जानने में अपनी भलाई मैं समझता हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो देखो इसमें कवि क्या कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त आया नहीं है। मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो, वो मौन ही रहना चाहते हैं। आया बच्चों समझ में? और फिर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।